चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज का विषय है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और ये शब्द सुनते ना ज्यादातर लोगों के दिमाग में बस फैमिली प्लानिंग या पॉपुलेशन कंट्रोल आता है। बिल्कुल। लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा मतलब गहरा विषय है। बहुत ज्यादा। और हमारे पास जो स्रोत है वो जीव विज्ञान की एक पाठ्य पुस्तक का अध्याय है। और आज हमारा मिशन है इसकी परतें खोलना, खास तौर पर नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नजरिए से। बिल्कुल। और इस कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की परिभाषा से। अच्छा। स्रोत कहता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कोई बीमारी ना होना नहीं है। ओके। यह एक टोटल वेलबींग की स्थिति है जिसमें रिप्रोडक्शन के सभी पहलू शामिल हैं: फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल। मतलब इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। किसी को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो अपने रिलेशनशिप्स में खुश नहीं है या सामाजिक दबाव महसूस कर रहा है, तो WHO के हिसाब से वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं है। एग्जैक्टली ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। एक समाज को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी तभी कहा जा सकता है जब लोगों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फिजिकली और फंक्शनली ठीक काम कर रहे हों और साथ ही सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में उनके इमोशनल और बिहेवियरल इंटरेक्शंस भी स्वस्थ हों। ये इस पूरे अध्याय की नींव है। तो इसी नींव पर आगे बढ़ते हैं। स्रोत में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है कि भारत दुनिया के पहले देशों में था जिसने नेशनल लेवल पर इस मुद्दे को गंभीरता से लिया। हाँ, 1951 में फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम शुरू हुआ था। 1951 में। जी। वक्त के साथ इसका दायरा बहुत बढ़ गया और अब इसे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर यानी RCH प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। RCH। और नीट के लिए मैं बता दूं, RCH का फुल फॉर्म और इसका मकसद समझना बहुत जरूरी है। और इसका मुख्य काम? इसका मुख्य काम सिर्फ सुविधाएं देना नहीं बल्कि जागरूकता फैलाना भी है। और जागरूकता की बात आती है तो स्कूलों में सेक्स एजुकेशन का जिक्र भी है। बिल्कुल। इसका मकसद युवाओं को सही जानकारी देना है ताकि वे मिथ्स और गलतफहमियों से बच सकें। और यहीं पर एक तकनीक का जिक्र आता है जो विज्ञान का कमाल भी है और उसके दुरुपयोग का उदाहरण भी, एमनियोसेंटेसिस। हाँ, ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें गर्भ में पल रहे भ्रूण के चारों ओर मौजूद एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लेकर फीटल सेल्स की जांच की जाती है। इसका सही इस्तेमाल तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता लगाने के लिए होता है, जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया या सिकल सेल एनीमिया। हाँ, और ये एक वरदान है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए किया गया, ओहो। जिसके कारण कन्या भ्रूण हत्या फीमेल फोर्टिसाइड जैसी भयानक समस्या सामने आई। इसीलिए इस पर कानूनी प्रतिबंध है। बिल्कुल। और ये परीक्षा और समाज दोनों के लिए एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण बिंदु है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। बात सिर्फ नीतियां बनाने की नहीं थी, भारत इनोवेशन भी कर रहा था। स्रोत सहेली गोली का जिक्र करता है जो लखनऊ में बनी। हाँ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CDRI लखनऊ के वैज्ञानिकों ने इसे विकसित किया। CDRI लखनऊ, ये नीट में सीधा सवाल बन सकता है। बिल्कुल। सोचिए एक ऐसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो हफ्ते में बस एक बार लेनी हो और जिसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम हो। वाह। ये सिर्फ एक MCQ का सवाल नहीं है, ये दिखाता है कि भारत ने इस क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये तो हुई रणनीतियों की बात, लेकिन इन रणनीतियों की जरूरत क्यों पड़ी? जाहिर है बढ़ती आबादी की वजह से। स्रोत कुछ चौंकाने वाले आंकड़े देता है। बिल्कुल। 1900 में दुनिया की आबादी लगभग 2 अरब थी, जो 2000 तक 6 अरब और 2011 तक 7.2 अरब हो गई। 7 अरब से भी ज्यादा। जी। और भारत की आबादी भी आजादी के समय लगभग 35 करोड़ थी, जो 2011 में 1.2 अरब को पार कर गई। इसके पीछे का कारण सिर्फ जन्म दर का बढ़ना नहीं है, है ना? नहीं, मुख्य कारण है मृत्यु दर, मतलब डेथ रेट, मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR, और शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR में तेजी से गिरावट। अच्छा, तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से। हाँ, RCH प्रोग्राम्स की वजह से लोग अब ज्यादा जी रहे हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन इसने जनसंख्या पर दबाव बढ़ा दिया। तो इस दबाव को संभालने के लिए हम दो हमारे दो जैसे नारों और शादी की उम्र बढ़ानी जैसे कदमों के अलावा सबसे कारगर तरीका गर्भ निरोधक यानी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का इस्तेमाल है। बिल्कुल। और स्रोत एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के कुछ गुण बताता है जो सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्या है वो गुण? हाँ, ये गुण है यूजर फ्रेंडली हो,
आसानी से उपलब्ध हो, असरदार हो, रिवर्सिबल हो। रिवर्सिबल मतलब जब चाहें तब उसे रोककर फिर से गर्भधारण किया जा सके। एग्जैक्टली और सबसे जरूरी उसके साइड इफेक्ट्स ना के बराबर हों। अब तक तो हमने बात की कि क्या-क्या विकल्प है, लेकिन मेरे लिए सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि ये काम कैसे करते हैं। क्या ये शरीर के हार्मोन्स से खेलते हैं या कोई फिजिकल रुकावट पैदा करते हैं? चलिए इन तरीकों का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। बिल्कुल। इन्हें हम मोटे तौर पर कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप है प्राकृतिक या पारंपरिक तरीके। ये असल में टाइमिंग और मौके का खेल है। अच्छा। इनका सिद्धांत ओवम और स्पर्म्स को मिलने से रोकना है, बिना किसी बाहरी चीज का इस्तेमाल किए। इसमें पहला है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, यानी महीने के कुछ खास दिनों में यौन संबंध से बचना। हाँ, इसमें मासिक धर्म चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच यौन संबंध से बचा जाता है, क्योंकि यही फर्टाइल पीरियड होता है जब ओव्यूलेशन की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ओके। दूसरा तरीका है विड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस। इसमें इजैक्यूलेशन से ठीक पहले पुरुष लिंग को योनि से बाहर निकाल लेता है। सही। और एक तीसरा तरीका है लैक्टेशनल एमेनोरिया, जो बच्चे के जन्म से जुड़ा है। करेक्ट। यह इस तथ्य पर आधारित है कि बच्चे के जन्म के बाद जब तक मां बच्चे को पूरी तरह से स्तनपान कराती है, तब तक ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू नहीं होता। पर ये कब तक प्रभावी रहता है? यह अधिकतम 6 महीने तक ही प्रभावी है। अच्छा। इन प्राकृतिक तरीकों के साइड इफेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन इनका फेलियर रेट काफी ज्यादा है, इसलिए ये बहुत भरोसेमंद नहीं है। तो फिर आते हैं ज्यादा भरोसेमंद तरीकों पर, जैसे बैरियर मेथड्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक रुकावट यानी बैरियर पैदा करते हैं। हाँ, ये स्पर्म्स को शारीरिक रूप से ओवम तक पहुंचने से रोकते हैं। इसमें सबसे आम है कंडोम। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए उपलब्ध है। जी, और इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है, जो शायद प्रेगनेंसी रोकने से भी ज्यादा जरूरी है। आप STIs की बात कर रहे हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। बिल्कुल। ये दोहरा फायदा इसे सबसे अलग बनाता है। स्रोत में पुरुषों के लिए निरोध ब्रांड का भी उल्लेख है। हाँ, जो एक बहुत लोकप्रिय ब्रांड है। इसके अलावा डायाफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स भी हैं, जो रबर के बने होते हैं और महिलाएं इन्हें गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स को ढकने के लिए इस्तेमाल करती हैं। गर्भनिरोध का एक और तरीका है जो भारत में काफी लोकप्रिय है, IUDs यानी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इन्हें सीधे गर्भाशय में लगाया जाता है। पर ये काम कैसे करते हैं? इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं ना? हाँ, और नीट के लिए इनके प्रकार और उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्स द्वारा गर्भाशय में लगाया जाता है। पहला प्रकार है नॉन मेडिकेटेड IUDs, जैसे लिप्स लूप। ठीक है। दूसरा और बहुत कॉमन है कॉपर रिलीजिंग IUDs, जैसे CUT, CU7, मल्टीलोड 375। ये कॉपर आयंस करते क्या हैं? ये कॉपर आयॉन्स एक तरह से शुक्राणुओं के लिए एक टॉक्सिक माहौल बना देते हैं। अच्छा, टॉक्सिक माहौल। हाँ, इससे शुक्राणुओं की गतिशीलता मतलब स्पर्म मोटिलिटी और उनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। समझ गई। और तीसरा प्रकार है हार्मोन रिलीजिंग IUDs, जैसे प्रोजेस्टासर्ट LNG-20। और ये हार्मोन्स क्या करते हैं? ये दो काम करते हैं। पहला, वे गर्भाशय की अंदरूनी दीवार को ऐसा बना देते हैं कि एम्ब्रियो वहां चिपक ना पाए। इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल बना देते हैं। बिल्कुल, जैसे किसी चिकनी सतह पर कोई चीज फिसल जाती है। और दूसरा, वे गर्भाशय के दरवाजे यानी सर्विक्स पर एक ऐसा गाढ़ा म्यूकस बना देते हैं जिसे पार करना शुक्राणुओं के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। एक तरह का नो एंट्री गार्ड। एग्जैक्टली। वाओ, ये तो बहुत क्लेवर मैकेनिज्म है। इसके बाद आती हैं गोलियां, यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ये प्रोजेस्टोजन या प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन वाली गोलियां होती हैं। ये शरीर को ऐसे हार्मोनल सिग्नल देती हैं जिससे ओव्यूलेशन यानी अंडाणु का निकलना ही रुक जाता है। अच्छा, ओव्यूलेशन ही रुक जाता है। हाँ, और साथ ही ये इम्प्लांटेशन को भी रोकती हैं। और यहाँ फिर से सहेली का जिक्र आता है, क्योंकि वो खास है। वो नॉन स्टेरॉइडल है। बिल्कुल, एक नॉन स्टेरॉइडल, हफ्ते में एक बार ली जाने वाली गोली है, जिसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम हैं। और फिर आते हैं वो तरीके जो और भी लंबे समय तक असरदार रहते हैं। हाँ, जैसे इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट्स, जिन्हें त्वचा के नीचे लगाया जाता है। ये गोलियों की तरह ही काम करते हैं, लेकिन महीनों या सालों तक असरदार रहते हैं। और आखिर में आते हैं सर्जिकल मेथड्स, जिन्हें स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। ये एक स्थायी यानी टर्मिनल तरीका है। बिल्कुल। पुरुषों में इसे वैसेक्टमी कहते हैं
और महिलाओं में ट्यूबेक्टमी। हाँ, वैसेक्टमी में स्क्रोटम पर एक छोटा सा चीरा लगाकर वास डेफरेंस यानी स्पर्म ले जाने वाली नली को काटकर या बांध दिया जाता है। अच्छा, तो यहाँ स्पर्म बनने बंद नहीं होते, बस उनका रास्ता रोक दिया जाता है। एग्जैक्टली यही सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। शरीर में सब कुछ नॉर्मल रहता है, सीमेन में बस स्पर्म्स नहीं होते। और महिलाओं में? और महिलाओं में इसी प्रक्रिया को ट्यूबेक्टमी कहते हैं, जहां एब्डोमेन या वजाइना के जरिए फलोपियन ट्यूब को काटकर या बांध दिया जाता है ताकि ओवम स्पर्म तक ना पहुंच पाए। इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत कम होती है। हाँ, इसलिए ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया जाता है। तो ये सारे तरीके हमें अनचाही प्रेगनेंसी से बचाते हैं। लेकिन क्या हो अगर प्रेगनेंसी हो जाए और उसे जारी रखना संभव ना हो? यहीं पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी का बेहद संवेदनशील और कानूनी पहलू सामने आता है। एमटीपी, जिसे इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहते हैं, का मतलब है गर्भावस्था को समय से पहले जानबूझकर समाप्त करना। भारत में इसे 1971 में कुछ शर्तों के साथ कानूनी मान्यता दी गई थी ताकि इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। और स्रोत में 2017 के संशोधन का भी जिक्र है। इसकी शर्तें क्या हैं? ये एक अधिकार नहीं है, बल्कि कुछ विशेष परिस्थितियों में दी गई एक कानूनी इजाजत है ना? सही कहा। कानून के अनुसार गर्भावस्था के 12 हफ्ते तक एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की राय पर एमटीपी कराया जा सकता है। 12 हफ्तों तक? हाँ, और 12 से 24 हफ्ते के बीच 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की राय जरूरी होती है। 2 डॉक्टर्स की? जी, और यह तभी संभव है जब गर्भावस्था से मां के जीवन को खतरा हो या होने वाले बच्चे में गंभीर शारीरिक या मानसिक विकलांगता का जोखिम हो। और सुरक्षा के लिहाज से भी समय बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, पहले ट्राइमेस्टर यानी 12 हफ्ते तक एमटीपी ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस ज्यादा रिस्कियर होते हैं। और इसका सबसे बड़ा दुरुपयोग सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद फीमेल फ्यूटिसाइड के लिए होता है, जो कि पूरी तरह से इलीगल है। ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एक और जरूरी पहलू पर आते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस यानी एसटीआईज। इन्हें वेनेरियल डिजीजेस वीडी या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस आरटीआई भी कहते हैं। गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीज, क्लैमिडियासिस, हेपेटाइटिस बी और सबसे चर्चित एचआईवी एड्स इसी श्रेणी में आते हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि हेपेटाइटिस बी और एचआईवी सिर्फ यौन संपर्क से नहीं फैलते। बिल्कुल, ये संक्रमित सुइयों के साझा इस्तेमाल, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या संक्रमित मां से उसके बच्चे में भी फैल सकते हैं। और क्या ये इलाज के लायक है? एक अच्छी बात यह है कि हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज और एचआईवी को छोड़कर बाकी बीमारियां पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं अगर समय पर पता चल जाए। इसलिए इनके शुरुआती लक्षणों जैसे जेनिटल एरिया में खुजली, फ्लूइड डिस्चार्ज या दर्द को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और इनसे बचने का तरीका बहुत सीधा और सरल है। क्या? अनजान या एक से ज्यादा पार्टनर के साथ यौन संबंध से बचना और हमेशा कॉन्डोम का इस्तेमाल करना। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और कॉन्डोम यहाँ फिर से हीरो बनकर सामने आता है, जो प्रेगनेंसी और एसटीआईज दोनों से बचाता है। और अब हम इस चर्चा के आखिरी और शायद सबसे भावनात्मक हिस्से पर आते हैं, बांझपन यानी इनफर्टिलिटी। ये इस कहानी का दूसरा पहलू है जहां लोग गर्भ धारण करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते। बिल्कुल, इनफर्टिलिटी का मतलब है 1 साल या उससे ज्यादा समय तक असुरक्षित यौन संबंध के बावजूद संतान पैदा करने में असमर्थ होना। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि समस्या पुरुष या महिला किसी भी साथी में हो सकती है, जबकि हमारे समाज में अक्सर महिला को ही दोषी ठहराया जाता है। लेकिन विज्ञान ने यहाँ भी उम्मीद की किरण दिखाई है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज यानी ART। हाँ, और नीट एस्पिरेंट्स के लिए इनके फुल फॉर्म्स और फंक्शंस बहुत जरूरी हैं। इसे ऐसे समझिए कि ART में कई रास्ते हैं। एक है टेस्ट ट्यूब बेबी यानी IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जहां फर्टिलाइजेशन लैब में होता है। और उसके साथ जुड़ा है ET, एम्ब्रियो ट्रांसफर। करेक्ट। अब सवाल ये है कि उस बने हुए एम्ब्रियो को कहाँ रखा जाए। यहीं पर जिस्ट और IUT आते हैं, है ना? हाँ, जिफ्ट और IUT में क्या फर्क है? ये अक्सर कंफ्यूज करता है। देखिए, अगर एम्ब्रियो बहुत शुरुआती स्टेज में है, मतलब 8 ब्लास्टोमेयर्स तक, तो उसे फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं, जिसे जिफ्ट कहते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अच्छा, मानो उसे वही माहौल दे रहे हैं जहां वो नेचुरली होता। एग्जैक्टली।
और अगर थोड़ा बड़ा हो गया है, 8 से ज्यादा ब्लास्टोमेयर्स, तो उसे सीधे यूट्रस में डालते हैं, जिसे आईयूटी, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कहते हैं। नीट में ये अंतर अक्सर पूछा जाता है। और अगर समस्या कुछ और हो, जैसे महिला ओवम नहीं बना पा रही हो या स्पर्म ओवम को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा हो? उसके लिए भी समाधान है। अगर महिला ओवम नहीं बना सकती, तो एक डोनर से ओवम लेकर उसकी फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। इसे कहते हैं GIFT। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। बिल्कुल। और अगर स्पर्म कमजोर है, तो ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन तकनीक से एक स्पर्म को सीधे ओवम में इंजेक्ट कर दिया जाता है। पुरुषों के लिए भी तकनीकें हैं? हाँ, पुरुष बांझपन के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI और IUI जैसी तकनीकें भी हैं। तो ये तकनीकें तो बहुत उम्मीद देती हैं। ये उम्मीद जरूर देती हैं, लेकिन स्रोत एक जरूरी बात बताता है, ये सभी तकनीकें बहुत महंगी हैं। इनमें हाई प्रिसिजन की जरूरत होती है और ये देश के कुछ ही सेंटरों में उपलब्ध हैं। इसलिए ये बहुत कम लोगों की पहुंच में हैं। सही। और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही सुंदर और व्यवहारिक विकल्प सुझाता है, कानूनी तौर पर बच्चा गोद लेना, लीगल अडॉप्शन। तो आज हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की पूरी कहानी को समझा। WHO की व्यापक परिभाषा से लेकर भारत के RCH कार्यक्रमों तक, गर्भनिरोध के तरीकों के पीछे के विज्ञान, MTP के कानूनी और सामाजिक पहलुओं, STI से बचाव और इनफर्टिलिटी के लिए उपलब्ध ART की चमत्कारी तकनीकों तक। और अंत में एक विचार। स्रोत कहता है कि गर्भनिरोधक एक प्राकृतिक घटना के विरुद्ध अपनाए जाते हैं। आज जब तकनीक हमें गर्भनिरोध से लेकर ART तक प्रजनन पर इतना ज्यादा नियंत्रण दे रही है, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। भविष्य में समाज को किन नए सामाजिक और नैतिक सवालों पर चर्चा करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जब इंसान अपनी उत्पत्ति की प्रक्रिया को इस हद तक नियंत्रित करने में सक्षम हो गया।